हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास 3 फॉर्म के बारे में। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म है। इस फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। मैं फिलअप करके नहीं दिखाने वाला, मैं सब कुछ बता दूंगा ताकि आप फिलअप कर सको। और सिर्फ इस फॉर्म को नहीं बल्कि इससे रिलेटेड कोई भी फॉर्म है ना, आप फिलअप कर लो पास 3 का, ठीक है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज के लिए पास 3 फाइल नहीं होता है, बहुत सारे पर्पज के लिए पास 3 फाइल होता है। तो मेरा एम है कि भैया आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भरना पड़े ना, भर लो, ठीक है। चलिए, पास 3 फाइल करते कैसे। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है। पहला बात, एक बार फॉर्म फाइल कर दिया ना, आप इसको चेक नहीं कर सकते, आप इसको वापस से रिसबमिट नहीं कर सकते हो। मतलब एक बार फॉर्म फाइल कर दिया, कुछ गलती भर दिया, तो ये नहीं बोल सकते हो कि सर अब दोबारा एक और पास भर देता हूँ। कभी मत करना, ठीक है। एक बार फॉर्म फाइल कर दिया, बात खत्म, अब दोबारा फाइल नहीं कर सकते हो। आरओसी इसको प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में लेता है और तुरंत पेनल्टी चार्ज करता है कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर फ्रॉडुलेंट पर्पज से गलत इन्फॉर्मेशन दिया है। तो ऐसा कभी मत करना। पास 3 कभी भी फाइल हो, हमेशा सही होना चाहिए, गलत का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी सपोज करो, मान लो गलती हो ही गई, इंसान से ही गलतियां होती है, गलती हो गई सर मेरे से, क्या करूं। जैसे ही फॉर्म अपलोड किया, चेक करो, अगर गलत अपलोड हुआ है, एज सुन एज पॉसिबल आरओसी जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर फॉर्म गलत हो गया है, आप इसको तुरंत रिसबमिशन के लिए भेज दीजिए, हम नया फॉर्म अपलोड कर देंगे। अगर वो आपके रिक्वेस्ट को इंसिस्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं, तो वो आपको रिसबमिशन के लिए भेज देंगे इस फॉर्म को, ठीक है। मेरे केस में तो हुआ है, मैंने रिक्वेस्ट किया रिसबमिशन के लिए, मेरे क्लाइंट का वापस उन्होंने भेज दिया, तो उन्होंने वापस भेज दिया। फिर मेरे को फाइल करना पड़ा, फिर से अपलोड करना पड़ा। तो फिर पहले वो खुद से कर रहे थे, लास्ट में उनको मेरे से कराना पड़ा, जो भी है। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, उनका फॉर्म रिसबमिशन करा के मैंने यहाँ पे वापस से फिर से फॉर्म फिलअप करके भेजा और नेक्स्ट टाइम ओके हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो सर ये अपॉर्चुनिटी सबको मिले ना मिले, आई डोंट नो, वाज लकी मे बी। सो ये अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले, आप गलती मत करना, ठीक है। फॉर्म बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, समझने का चीज है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये फॉर्म भरते क्यों है। कभी भी शेयर कैपिटल इशू करोगे ना, कभी भी आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इशू करने ही पड़ेंगे। मतलब पास 3 जब तक आप फाइल नहीं करोगे, आपका शेयर कैपिटल बढ़ेगा नहीं। मास्टर डेटा में जो आता है ना, पीडीएफ शेयर कैपिटल से 50 लाख रुपया, 10 लाख रुपया का आपने पीडीएफ कैपिटल मतलब कैपिटल इशू कर दिया, वो 50 लाख से तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप पास 3 फाइल नहीं करोगे। पास 3 फाइल करके बोलोगे कि 10 लाख का पीडीएफ कैपिटल बढ़ा दिए, तभी वो 50 लाख की जगह 60 लाख करेगा। तो वो डेटा तभी चेंज होता है जब ये फॉर्म फाइल होता है, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले अपना सिन नंबर दे देना है, जो भी आपका सिन नंबर है। मैं यहाँ पे प्रीफिल करके नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको पता है, एमजीटी 14 OC4 बहुत सारा फॉर्म भर के दिखाया हूँ, सबको पता है, ठीक है। जैसे प्रीफिल करेंगे, नाम, एड्रेस और सिन नंबर अपने आप आ जाता है। नाउ सिक्योरिटी अलॉटेड, पेबल इन कैश एक्सेट्रा, जो भी है। नंबर ऑफ अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट आपने किया है। सर यहाँ पे जो सिक्योरिटी अलॉटमेंट हुआ है, इसमें कैश कितने लोगों ने दिया है, मतलब पैसा कितने लोगों से आया है। ये जो फॉर्म है ना, ये कन्वर्शन ऑफ लोन में भी फाइल करना पड़ता है, राइट इश्यू में भी फाइल करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तभी फाइल करना है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है तभी फाइल करना है। मतलब हर सिचुएशन में आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। तो अगर अदर देन कैश है, मान लो डिवेंचर्स को लोन में कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरने का जरूरत है फिर तो, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्लैंक हो जाएगा। ये क्या है, सिक्योरिटी अलॉटमेंट पेबल इन कैश, सिर्फ उसी सिक्योरिटी के बिहाफ में जिसके बिहाफ में आपको कैश मिला है, यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। सपोज 5 लोग को आपने शेयर अलॉट किया है और उन 5 लोगों ने आपको पैसा दिया है, तो यहाँ पे 5 लिखा। किस दिन आपने अलॉट किया, सही, मैंने 25 तारीख को अलॉट किया, ठीक है। डेट ऑफ अलॉटमेंट है। डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पे क्या होता है ना, ये मैंडेटरी फिल नहीं है, क्योंकि राइट इशू में ना बोर्ड, यहाँ पे राइट इशू जब आप करोगे तो यहाँ पे शेयर होल्डर अप्रूवल जरूरी नहीं होता। तो उस सिचुएशन में क्या उन्होंने बोला कि भैया शेयर होल्डर अप्रूवल जरूरी नहीं है, एमजीटी 14 को मैंडेटरी कर देंगे तो फंस जाएंगे, इसीलिए एमजीटी 14 मैंडेटरी नहीं है। बाकी सिचुएशन में लाइक प्राइवेट प्रेफरेंशियल ऑफर अलॉटमेंट हो गया, या फिर आपका ईसॉप हो गया, या फिर आपका और कोई भी फॉर्म देख लो, प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया, उन सभी में शेयर होल्डर्स अप्रूवल लगता है, इसलिए आपका एमजीटी 14 यहाँ पे लगेगा, एसआरएन देना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर के बारे में पता है, प्रेफरेंस शेयर ये नहीं है मेरा। इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, डिफरेंशियल राइट का मतलब वो शेयर जिसके ऊपर कुछ अलग राइट दे रहा है। आपने 10 शेयर खरीदा है, आपको 2 वोटिंग पावर देंगे, इज अ डिफरेंशियल राइट। आपको एक्स्ट्रा अलग कुछ राइट दिया जा रहा है जितना आपको हक नहीं, बल्कि डिफरेंट कंडीशन हक है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर विदाउट डिफरेंशियल राइट, ये डिफरेंशियल राइट वाला होता तो यहाँ पे करते। इसमें ऐसा कुछ राइट नहीं है, जितना शेयर उतना वोट, इज अ नॉर्मल राइट, जो अपने नॉर्मल शेयर होता है ना, उसको यहाँ पे रखते हैं,
ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन आप पूरा टर्म तो लिख नहीं सकते हैं, इक्विटी शेयर जस्ट लिख दिया। नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड, कितना शेयर्स आपने दिए है? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स दिए हैं मैंने, ठीक है। 10 लाख रुपए मेरे को मिले हैं, तो 10 लाख, देखो 10 रुपए ऑटोमेटिक आ गया, 10 लाख, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, कितना आपको मिला हुआ है प्रीमियम छोड़ के? 10 लाख मिला हुआ है सर, देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बोला, मान लो यहाँ पे दिया अमाउंट ड्यू एंड पेबल ऑन अलॉटमेंट सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये आपको नो करके रख देना है, तो 0 रुपया दे दिया मैंने, ठीक है। मेरा ऐसा कुछ इस सिचुएशन में नहीं है, ठीक है। चला गया, यहाँ पे क्या, अमाउंट ड्यू एंड पेबल ऑन अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम छोड़ के क्या देना है? कुछ नहीं, मेरा फिलहाल यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका जो प्रीमियम का डिटेल है ना, वो आपका यहाँ पे आता है। एक्सक्यूज मी। यहाँ पे क्या देगा? टोटल प्रीमियम अमाउंट ड्यू एंड पेबल, टोटल प्रीमियम कितना ड्यू है और कितना आपने पे किया है प्रीमियम, ठीक है, से 15 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रीमियम अमाउंट पर सिक्योरिटी ड्यू एंड पेबल, प्रीमियम अमाउंट कितना रुपया एक सिक्योरिटी के ऊपर मिल रहा है? मेरे को 15 रुपया करके मिल रहा है। 1 लाख शेयर है तो 15 लाख रुपया का मेरे को सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम मिल गया, ठीक है। 10 लाख का शेयर कैपिटल, 15 लाख का प्रीमियम, मतलब टोटल 25 लाख रुपया मेरे को मिले होंगे, ओके। प्रीमियम अमाउंट पेड बाई सिक्योरिटी इफ एनी, कहाँ चला गया? हाँ सर, इफ एनी बिल्कुल है। टोटल प्रीमियम अमाउंट पे, टोटल प्रीमियम कितना अमाउंट पे किया है? 15 लाख। तो जैसे ही आप यहाँ पे 15 लाख करते हो, ये अपने आप 15 ले लेता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर सिक्योरिटी, आप ये डिस्काउंट नॉर्मली सेक्शन 54 के हिसाब से आप डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, बिल्कुल हैं, तो यहाँ पे उस एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अमाउंट नेक्स्ट क्या है आपका? टोटल अमाउंट टू बी पेड ऑन कॉल इफ एनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ऐसा कुछ अगर आपका है तो ठीक, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 0.00, ठीक है जी, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पॉइंट आता है ना, अरे थोड़ा नीचे जा यार, एक सेकेंड, थोड़ा सा ये फास्ट फॉरवर्ड हो जा रहा है। ये क्या था आपका? सिक्योरिटी पेबल एज इन कैश था, राइट? 3 नंबर पॉइंट। अब हम लोग आगे बढ़ रहा है, 2 नंबर पॉइंट। यहाँ पे क्या है? सेम चीज, एक सेकेंड यार, क्यों अटक रहा है ये? ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, राइट। तो ये क्या, कितना मैंने अलॉटमेंट किया सर? 5 अलॉटमेंट किया है। एक जन को 1 लाख शेयर दिया था, पॉइंट नंबर 2। अब दूसरे को कितना दिया है? ये आपका दूसरा नंबर बंदा है, ठीक है। कितना तारीख को अलॉट किया था? सेम 25 तारीख को अलॉट किया है, तो 25 तारीख को अलॉट किया हूँ। क्या अलॉट किया हो सर? इक्विटी शेयर, ओके। तो फिर यहाँ पे इक्विटी शेयर, ओके। नंबर ऑफ सिक्योरिटी अलॉटेड, सपोज इसको मैंने 10,000 शेयर ही अलॉट किए हैं, ओके। कितने रुपए वाले सर? 10 रुपए वाले, सॉरी 10 रुपए वाले, यहाँ पे 1 लाख करना होगा ना, अमाउंट डालना होता है। 1 लाख हुआ ना? हाँ 1 लाख, ठीक है। फिर से ये आपको जैसे यहाँ पे भर के दिखाया ना, कहाँ गया ये वाला जो फर्स्ट नंबर भर के दिखाया ना, पहला बंदे को कितना शेयर दिया है, सेम फॉर्मेट में यहाँ पे सेकंड बंदा का, तीसरा बंदा को भरा है तो तीसरा बंदे का भी सेम पूरा ये डिटेल भरना होगा। चौथा अलॉटमेंट भी सेम डिटेल पूरा डालना होगा। पांचवा डिटेल भी सेम, मतलब 5 मैंने दिखा था तो मेरे को पांचवा अलॉटमेंट के बारे में दिखाना होगा, ठीक है। सपोज अगर आपका 2 अलॉटमेंट होता तो आप वहाँ पे 2 लिखते, 2 ही टैब खुलता। 4 लिखते, 4 ही टैब खुलता, ठीक है। जितना आप टैब लिखोगे उतना ही ये बॉक्स खुलेगा, उतना आपको फिल करना होगा। तो मेरे 5 अलॉटमेंट थे, मैंने 5 दिखाया है, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंसिडरेशन अदर देन कैश, कुछ ऐसा भी शेयर्स है क्या आपका, मतलब ऐसा अलॉटमेंट किया है क्या जिसमें आपने कैश नहीं लिया है बल्कि कंसिडरेशन, मतलब लोन था उसको कन्वर्ट कर दिया तो पैसा नहीं आया, या फिर आपका कोई और सिचुएशन था, डिवेंचर्स था उसको कन्वर्ट कर दिया। अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे आपको बताना होगा, अगर नहीं है तो आप स्किप करके आगे बढ़ो, ठीक है। ये अगर आप फिल करते हो तो आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा, इसके मतलब नंबर ऑफ सिक्योरिटी, कितना सिक्योरिटी अलॉट किए हो, कितने रुपए वाला था,
ठीक है, प्रीमियम अमाउंट कितना चार्ज किए हैं, तो यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा। ठीक है, डिटेल ऑफ कंसिडरेशन, अब मतलब अदर देन कंसिडरेशन अगर दिए हैं, कैश नहीं लिए हैं, कैश की जगह कुछ लिए हैं तो क्या लिए हैं, इन 6 पॉइंट में से आपको कोई चूज करना होगा। ठीक है, जो भी आप चूज करते हो उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे आपको डालना होगा। तो बेसिकली जितने का आपका शेयर और प्रीमियम जितने का था उतना का ही आपको यहाँ पे वैल्यू भी देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, whether agreement or contract is executed in written for allotting security for consideration other than cash। कोई अगर आपने ऐसा एग्रीमेंट किया है कि सपोज कभी कभी जब अपने डिवेंचर्स लेते हैं ना, तो डिवेंचर लेते टाइम भी बोलते हैं कि सर अगर हम लोग इस टाइम के बाद आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर हम लोग शेयर्स को डिवेंचर्स को इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे, तो उस टाइम जो एग्रीमेंट किया था ना, अगर आपके पास है तो यस करोगे, नहीं है तो फिर नो करोगे। ऑब्वियस सी बात है मेरे पास होगा, इस सिचुएशन में तो नहीं लेगा क्योंकि मैंने ऊपर में यस नहीं किया है। ठीक है, नाउ अगर आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश लिया ना, तो सबसे पहले तो आपको वैल्यूएशन भी सही होगा कि उस चीज का वैल्यू कैसे डिटरमाइन हो रहा है, तो वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए भाई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बोनस शेयर इशूड। अगर बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट आता तो अपने को ये फिलअप करना पड़ता, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता तो ये फिलअप करते, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे, एम्प्लॉय के थ्रू डायरेक्टर को दे रहे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दे रहे, अदर को दे रहे। तो अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करते तो आपको किसी एक पे टिक मारना होता, इनमें से किसी कोई दे सकते हैं प्राइवेटली। ठीक है ना, नेक्स्ट, डिक्लेरेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर अपने करते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे करते हैं तो आपको अपने आप को यहाँ पे टिक करना पड़ता है, मतलब अलॉटेड सिक्योरिटी फॉर लेस देन 200, क्योंकि एक समय में प्राइवेट प्लेसमेंट में 200 लोग से ज्यादा को अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 200 फॉर ईच सिक्योरिटीज था, राइट। नाउ ऑफर ऑफ सिक्योरिटी थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर, नो प्रोस्पेक्टर और अदर एडवर्टाइजमेंट हैज बीन मेड। तो ये सब आपको टिक 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 करते हुए चलना पड़ता, प्राइवेट प्लेसमेंट होता तो या प्रोफेशनल अलॉटमेंट होता तो। ठीक है, नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। जब मैंने अलॉटमेंट कर दिए उसके बाद मेरे कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। मतलब ऑथराइज कैपिटल क्या रहेगा, सर मेरे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 12 करोड़ होगा, मतलब ये तो अभी लेगा नहीं, फिलहाल मैंने टिक नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद मेरे को पूरा डिटेल फिल करना पड़ता है कि शेयर को देने के बाद क्या स्टेटस रहेगा। ठीक है, 7 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट, डेट स्ट्रक्चर। ये मेरे को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि डेट स्ट्रक्चर मैंने अपने इस फॉर्म में नहीं दिया है। इसका मतलब बताता हूँ, डेट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी आफ्टर टेकिंग टू कंसिडरेशन ऑफ द अबव अलॉटमेंट डिवेंचर अदर सिक्योरिटी। सपोज सिक्योर्ड लोन या फिर डिवेंचर्स को मैंने कन्वर्ट किया होता तो अभी का स्ट्रक्चर कितना बच जाता, क्या मेरा वैल्यू बच जाता, उसको यहाँ पे देना पड़ता, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। वेदर कंप्लीट लिस्ट ऑफ अलॉटी हैज बीन अटैच्ड, मैं तो बोलता हूँ सर हमेशा हाँ बोलना, और यहाँ पे अलॉटमेंट में लिस्ट ऑफ अलॉटी मैंडेटरी अलॉट अटैच करना। वो लिस्ट ऑफ जो अलॉटी जो आप अटैच करोगे वो हमेशा कंपनी के लेटर हेड में होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, डायरेक्टर का साइन होना चाहिए, डायरेक्टर का डिन नंबर, डायरेक्टर का डेजिग्नेशन, डायरेक्टर का क्या नाम है उसका एड्रेस। आई सपोज सजेस्ट कि हमेशा ये 3 इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नाम, डिन, उसका एड्रेस, ये 3 आप दीजिए और उसका डेजिग्नेशन भी दे दीजिए, उसके ऊपर वो साइन करेगा और कंपनी का स्टैम्प के साथ। ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए भाई मेरे तरफ से मैंडेटरी। ठीक है, लिस्ट ऑफ अलॉटी जो देंगे उसमें भी डेट आप मैंडेटरी मेंशन करेंगे, किस डेट पे आपने अलॉट किया है, डेट कभी मत छोड़िएगा। ठीक है, जो आपका लेटर हेड होगा उसमें भी सिन नंबर मैंडेटरी होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उसमें आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, वेबसाइट का लिंक है तो वो होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए। सो ये सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट, बोर्ड रेजोल्यूशन में भी अगेन आपको अपना सारा डिटेल ध्यान से देखना है। डिटेल्स में क्या देखना है सर, वो लेटर हेड में है कि नहीं, जो डायरेक्टर है उसका साइन है कि नहीं, नीचे का डिटेल डायरेक्टर का नाम है, डिन नंबर है, उसका एड्रेस है, तो ये सारा चीज होना। एड्रेस नहीं भी लिखते हो तो चलेगा लेकिन डिन नंबर डेजिग्नेशन ये मैंडेटरी और स्टैम्प इज मैंडेटरी, ये दोनों आपको अटैच करना है। अटैच करने के बाद अगर आपका कोई ऑप्शनल अटैचमेंट है तो दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद आपको देना पड़ता है यहाँ पे रेजोल्यूशन नंबर। आई सजेस्ट रेजोल्यूशन नंबर 4, 5, 6 जो भी आपका है, डेट आप दे दो जो भी देना हो आपका। ठीक है, यहाँ पे टू बी डिजिटली साइन बाई, डायरेक्टर डिजिटली साइन कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टर साइन कर रहा है तो डायरेक्टर का डिन नंबर देंगे। अगर यहाँ पे सपोज वही कंपनी सेक्रेटरी या फिर सीएफओ साइन करता तो पैन नंबर दे देते। इसके बाद आपका जो भी प्रोफेशनल है, सीए, सीएस, सीएमए जो भी है उनका आप यहाँ पे डिटेल दे दीजिए। अगर आप सपोज कंपनी सेक्रेटरी होते तो कंपनी सेक्रेटरी, एसोसिएट है या फेलो एसोसिएट, या फेलो जो भी होता, फेलो है तो फेलो कर दीजिएगा। वहाँ पे उसका मेंबरशिप नंबर, उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर डाल के चेक फॉर्म करिए।
चेक फॉर्म हो जाता है तो डायरेक्टर का डीएससी लगा दीजिए और फिर अपने पीसीएस के पास भेज दीजिए, वो साइन करके आपको भेज देगा, प्री स्क्रूटनी करके अपलोड कर दीजिए। दैट सिंपल प्रोसेस। ठीक है। सपोज तुम्हारे पास आपके पास कोई जान पहचान का नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो अपना एड्रेस जिंदाबाद है, आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा क्या क्या डिटेल है। लेकिन सर मैं करने से पहले एक बार डॉक्यूमेंट चेक करता हूँ, उसके बाद ही कर दूंगा। ठीक है, नथिंग ग्रेट। सो आई थिंक ये जो पास 3 का फॉर्म था ये समझ में आ गया होगा कितना इजी है, बस ध्यान से भरना होता है, ऐसा गलती फलती हो गया तो काम बिगड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। इस फॉर्म में गलती मत करना भाई प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा माथा खराब हो जाता है इस फॉर्म में गलती होने के बाद, और इस फॉर्म में गलती होने के बाद पेनल्टी बहुत हैवी लगती है। ठीक है। ये प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में ट्रीट किया जाता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन भेजा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वो मान लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको पास 3 फॉर्म भरना समझ में आ गया होगा, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, फिलअप सही होगा, एकदम बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।